Everyone, welcome back to Alliance IAS Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपने करंट अफेयर के सीरीज़ को कंटिन्यूशन में हम आज का अपना डे 27 के सेशन में आ चुके हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कि आपको किस तरीके से यहाँ पे पार्टिसिपेशन करना है। सो आपको वीडियो को पॉज करना होगा, क्वेश्चन को रीड करके अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना होगा एंड देन वापस आकर अपना आंसर वीडियो को प्ले करके वापस अपना आंसर चेक करके और बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको अपना फाइनल स्कोर भी कमेंट सेक्शन में टाइप करना होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो पहला स्टेटमेंट था द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज दैन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। दूसरा स्टेटमेंट है द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। लेजिस्लेटिव काउंसिल आपका आजकल न्यूज़ में भी था, न्यूज़ का पार्ट था क्योंकि वेस्ट बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई थी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका नन, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हैं। तो एक एक करके देखते हैं। ऊपर वाला स्टेटमेंट अभी आगे डिस्कस करेंगे कि आपका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जैसा कि इसमें बोल रहा है कि उसका साइज़ जो होगा वो हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ओके, वहाँ पे बता रखा है कि 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा जो इसमें बोला गया है कि गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो आपका चेयरमैन होता है वो आपका उन्हीं के बीच से आपका सेलेक्ट किया जाता है। सो गवर्नर का नॉमिनेशन का तो यहाँ पे दूर दूर तक कोई बात ही नहीं है। सो अब अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, सो ये एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से आई गेस ये मार्कर्स जो यूज़ होते थे पहले आ गए। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं आपको बस मैं समझा देती हूँ, आप स्क्रीन को अगर ध्यान न दे तो तभी चलेगा। सो बेसिकली आपका आर्टिकल 169 जो था कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें बोला गया है कि जो स्टेट हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी रख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जो पावर दी गई है ना आपको, वो पार्लियामेंट को दी गई है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना भी सकती है और डिस्ट्रॉय भी कर सकती है कि स्टेट के लिए। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे प्रोसेस क्या होगी कि जो कंसर्न्ड स्टेट होगा, विच मीन्स जिस स्टेट को आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है चाहिए, ओके, तो वो स्टेट अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास करेगा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। ओके, अब वो रिजोल्यूशन वो भेजेगा आपका पार्लियामेंट के पास। अब पार्लियामेंट फिर उस रिजोल्यूशन को स्टडी करेगी, जो भी करेगी उस पर बहस करेगी, और फिर उसके बाद वो सिंपल मेजॉरिटी से उस रेजोल्यूशन को पास करेगी। तब जाके आपका एक लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी स्टेट में बनेगी या ख़त्म होगी। सेम प्रोसीजर आपका एबोलिश करने के लिए भी होगा और ये प्रोसीजर आपका क्रिएशन के लिए भी होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पावर है वो आपकी पार्लियामेंट के पास है। हमें लग सकता है कि स्टेट असेंबली के पास है, बट नहीं। फिर अगर हम इसी में आगे बात करें तो आर्टिकल 177 में ये बोला गया है कि आपका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके पास आपके उसके जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 1/3, जितना भी आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में की जो स्ट्रेंथ है उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, और 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। सो मैक्सिमम आपका कितना बोल रखा है 1/3, और जो मिनिमम है वो आपका बोल रखा है 40। याद रखिएगा ये बोला गया है। ऑल्दो इसमें एक आपका एक्सेप्शन भी है, बट अभी हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो उसे कंसिडर नहीं करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो इसमें आपके मेंबर का टेन्योर होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो आपका 6 ईयर होगा, और 1/3 मेंबर हर सेकेंड ईयर में आपके रिटायर होंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि ये हाईलाइटेड दिख रहा है कि किस तरीके से आपका जो टेन्योर होता है मेंबर्स का वो आपका 6 ईयर होता है। ओके, राज्यसभा के केस में आप बोलेंगे कि यहाँ पे राज्यसभा आपका जिस तरीके से परमानेंट बॉडी होती है, आपको रिटायरिंग वाला सिस्टम यहाँ पे भी देखने को मिलता है। सो इस तरीके का आपका स्टेट में आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल में देखने को मिलता है। सो इसके साथ ही अगर हम इसमें इलेक्शन की बात करें कि कौन इसमें जाते हैं मेंबर्स, तो इसमें जो असेंबली होती है उसी वो ही इलेक्ट करके भेजते हैं। ओके, एमएलसीज को। अब यहाँ पे 1/3 आपका रेशियो दे रखा है कि 1/3 आपके जो लोकल गवर्नमेंट से होने चाहिए, 1/12 ग्रेजुएट होने चाहिए। ओके, 1/12 आपके टीचर्स होने चाहिए, और बाकी रिमेनिंग जो होंगे आपके यहाँ पे अपॉइंटमेंट है, पर ये गलत है, आपके नॉमिनेटेड वर्ड यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा।
ओके, बाकी जो मेंबर्स होंगे वो आपके गवर्नर नॉमिनेट करके भेजेगा। तो बेसिकली इसमें आपका 5/6 का जो रेशियो होगा वो आपका इलेक्टेड होके आता है, और 1/6 के रेशियो में जो होता है वो आपका, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 1/6 के रेशियो में जो होगा वो आपका गवर्नर नॉमिनेशन के थ्रू भेजता है। तो इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम पूरा लेजिस्लेटिव काउंसिल तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली टाइम की बाउंड्रीज हैं, बट ट्राई करा जितना थोड़ा बहुत हमने कंपोजिशन यहाँ पे डिस्कस किया है। एक बार आप अपने आप इसको अपनी पॉलिटी की बुक में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और अभी जो पॉलिटी के लेक्चर्स हैं उसमें भी आपका भी कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए ये है, अदर देन दीज 10, पहला कि आपको बताना है सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, सॉरी स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको कमेंट सेक्शन में इसे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पहला है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा है, इट फंक्शंस एज अ नोडल बॉडी फॉर अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन। तीसरा है, कारा इज ऑल्सो मैंडेटेड टू फ्रेम द रेगुलेशन एज ऑन अडॉप्शन रिलेटेड मैटर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। आप लास्ट है, नन ऑफ द अबव। सो आपका जुवेनाइल जस्टिस आपका न्यूज़ का पार्ट था, इसलिए आपका ये भी आपका न्यूज़ का पार्ट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आई होप आप लोगों ने टाइप कर दिया होगा। इसका आंसर आपका डी, विच मीन्स सारे स्टेटमेंट सही हैं, कोई गलत नहीं है। सो एक एक करके देखते हैं। पहला बिल्कुल सही है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, और ये अडॉप्शन के लिए जो आपकी नोडल बॉडी है वो एज ए फंक्शन करती है, और ये रूल्स रेगुलेशन भी फ्रेम करती है अडॉप्शन से रिलेटेड। और इसके बारे में अगर हम और बातें डिस्कस करें तो एक आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है हेग कन्वेंशन, जो कि आपका इंटर कंट्री अडॉप्शन से रिलेट करता है, और ये 1993 में आया था। याद रखिएगा, इंडिया ने इसे साइन भी करा है और रेटिफाई भी कर रखा है। सो ये आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है, वैक्सीन हेसिस्टेंसी इज़ नॉट डिफाइंड बाय द WHO। दूसरा है, वैक्सीन हेसिडेंसी हैज़ बिन रिपोर्टेड इन मोर देन 90% ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। सो वैक्सीन ड्राइव जो चल रही है आपकी कोविड-19 के अगेंस्ट, सो इसीलिए आपका वैक्सीन हेसिडेंसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है यहाँ पे। सो इसका आंसर होगा आपका बी ओनली, विच मीन पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि WHO ने इसे डिफाइन करा है। तो क्या डिफाइन किया गया है WHO ने बोला है कि किसी भी तरीके का आपका डिले करना, ओके, किसी भी तरीके की आनाकानी करना या फिर रिफ्यूज़ करना वैक्सीन लेने का, याद रखिएगा, डिस्पाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर्स। मतलब हमारे पास वैक्सीनेशन सेंटर्स की अवेलेबिलिटी है, मतलब रिसोर्स की अवेलेबिलिटी तो है, बट स्टिल जो आपका जो इमोशन है वो लेने का, वैक्सीन अडॉप्ट करने का, वो नहीं है, तो ये आपका वैक्सीन हेसिडेंसी में काउंट किया जाएगा। सो दूसरा स्टेटमेंट सही था कि मोर देन 90 कंट्रीज़ में, ये आपका WHO का डेटा है कि मोर देन 90 कंट्रीज़ में आपका ये देखा गया है। इसके बारे में अगर हम और बात करें तो आपको पता ही होगा कि वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक डेटा के थ्रू यहाँ पर इस चीज़ को, आप इस डेटा से पूरी तरह समझ जाएंगे कि वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। कि WHO ने बोला है कि वैक्सीनेशन की वजह से हर साल 2 से 3 मिलियन डेथ्स को प्रिवेंट किया जाता है। अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है। ओके, और क्योंकि इंडिया के ही किसी गांव में, डिस्ट्रिक्ट में आपका ये वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग लोगों को अवेयर करने के लिए कैंपेन चलाया गया, और इस वैक्सीन हेसिडेंसी के अगेंस्ट कैंपेन चलाया गया था, इसलिए ये न्यूज़ का पार्ट था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल नर्सेज एंड मिडवाइफ डेज इज सेलिब्रेटेड ऑन, आपके ऑप्शंस हैं 12 अप्रैल, दूसरा है 12 मई, तीसरा है 20 अप्रैल एंड द फोर्थ वन इज़ 20 मई। अभी आपका कुछ ही टाइम पहले का न्यूज़ है ये, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स 12 मई। सो 1965 से स्टार्ट हुआ था ये, और इस दिन आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो इसीलिए इस डे को उनकी मेमोरी में सेलिब्रेट किया जाता है। उन्होंने आपका क्रीमियन वॉर जो था उसमें बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया था कि, तो ऑल्दो एज सच ये क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन UPSC में, तो क्योंकि बट आपको अगर पता होगा तो एलिमिनेशन में कई बार आपकी हेल्प हो सकती है।
और बाकी मेंस की आंसर राइटिंग में तो आप इस तरीके के कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शेयर बॉर्डर्स विद मंगोलिया, कौन नहीं करता है? पहला है चाइना, दूसरा है रशिया, तीसरा है किर्गिस्तान एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। सो मंगोलिया आपका न्यूज़ का पार्ट था। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स किर्गिस्तान नहीं करता, कजाकिस्तान करता है। सो चाइना, रशिया, कजाकिस्तान अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको मंगोलिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए दिखेंगे, किर्गिस्तान नहीं दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन? पहला है लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स इनफ टू क्रिएट साइक्लोनिक वर्टेक्स। तीसरा है स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड एंड द लास्ट वन इज अ प्री एग्जिस्टिंग वीक हाई प्रेशर एरिया। सो वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करें। आपका साइक्लोन आजकल काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है, इसीलिए आपका जो ज्योग्राफी स्टैटिक पोर्शन हो जाता है वो हमारे लिए फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। अगर आप लोगों ने माइन्यूट से डिटेल कैच कर ली होगी तो आपका आंसर इजीली आ गया होगा। इसका आंसर था डी, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर नहीं लो प्रेशर होगा। सो एक एक करके देखते हैं साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। तो पहले बिल्कुल सही है, टेम्परेचर आपका 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा बिल्कुल ठीक है, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे साइक्लोन फॉर्मेशन होगा। तीसरा है आपका कि यहाँ पे आपका वर्टिकल विंड स्पीड में वेरिएशन होनी चाहिए, बिल्कुल सही। एंड द लास्ट वन इज प्री एग्जिस्टिंग वीक हाई प्रेशर एरिया, बस यहाँ पे हाई की जगह लो होगा, बाकी लो प्रेशर एरिया डेवलप होकर आपका साइक्लोन फॉर्मेशन बनता है होता है। सो इसीलिए आप यहाँ पे एक बार इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये वही चीज़ें यहाँ पे अच्छे से लिखी गई हैं। अब यह हम एज सच साइक्लोन को पूरा डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये। तो हम स्टेप बाय स्टेप से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि जितना हद तक हम इसे क्लियर कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं इसके साथ कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बेसिकली होते क्या हैं। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं जो आपके ट्रॉपिकल एरियाज़ में आपको देखने को मिलते हैं, ओके। और ये आपके कोस्टल एरिया की तरफ को आएंगे और ये बहुत ज़्यादा आपका डिस्ट्रक्शन लेके आते हैं, क्योंकि इनके साथ आपकी विंड्स होती हैं और ये बहुत ज़्यादा रेनफॉल करते हैं। तो इसीलिए आप देख भी रहे होंगे कि ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है किस तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए आपका एक कंडीशन होती है, लो प्रेशर एरिया डेवलप होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे साइक्लोन फॉर्मेशन होगा। तो जब आपका लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा, फिर वहीं पे आपका जो अपवर्ड मूवमेंट होगा फिर आपका हॉट एयर का, ओके। और फिर वहाँ पे क्या होता है कि आपका कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो मूवमेंट आपका देखने को मिलता है। सो अभी आप इसको इतना ही समझिए और फिर हम इसे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपके लिए क्वेश्चन है कि पहले आपको ये देखना है कि कोरियोलिस फॉर दोज हु आर फ्रेशर या जो स्टार्ट ही कर रहे हैं इसे पढ़ना। सो आप अभी पहले एक चीज़ क्लियर करें कि आपका जो बेसिक टर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोरियोलिस फोर्स हो गया, तो इसकी डेफिनेशन आप एक बार ज़रूर सेट करिएगा और कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। क्योंकि जब आप ये बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे, जैसे कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, आपका वर्टेक्स क्या होता है, ओके, देन अगर आप सर्कुलेशन किस तरीके से होता है आपका, ओके, तो आपको फिर प्रोसेस समझने में इजी पड़ेगा। सो आप स्टार्ट करिए कोरियोलिस फोर्स के साथ, फिर हम इसको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रायतू बंधु स्कीम इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट करती है? पहला है तेलंगाना, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा, लास्ट इज नन ऑफ द अबव। सो काफ़ी फेमस स्कीम है ये। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स तेलंगाना से रिलेट करती है। ये हो गई आपकी कालिया स्कीम हो गई, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ का पार्ट देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। युद्ध अभ्यास इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, किसके बीच में होता है ये? इंडिया और, पहला है आपका यूएसए, दूसरा है जापान, थर्ड वन इज ओमान एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स इंडिया यूएसए। बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, काफ़ी फेमस एक्सरसाइज है इंडिया यूएसए के बीच में होने वाली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिलीज्ड बाय, आपको बताने से रिलीज़ कौन करता है? पहला है नीति आयोग, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तीसरा है एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स नीति आयोग से रिलीज़ करता है।
प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इसको साथ में हेल्प करती है रिलीज़ करने में, तो ये दोनों मिलकर इसको रिलीज़ करते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट लाइकेन पार्क विल बी स्टैब्लिश इन, कहाँ स्टैब्लिश होगा ये? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा पंजाब एंड द लास्ट वन इज़ हिमाचल प्रदेश। सो पहला इस्टेब्लिश हो रहा है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका ये उत्तराखंड में इस्टेब्लिश हो रहा है। मुनस्यारी जो एरिया है वहाँ पे आपका ये इस्टेब्लिश होने वाला है, इंडिया का पहला होगा, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो आई गेस दिस एंड यस। सो ऑन दिस नोट आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा, अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। वो दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करना मत भूलिएगा, स्पेशल मेजॉरिटी और कोरिलेटिव फोर्स की डेफिनेशन। देखिए ये इसलिए बता देती हूँ मैं करने के लिए, ताकि आपको एक जो बेसिक जब हमें टर्म्स क्लियर होंगे तो हम जो बड़ी प्रोसेस है हम उनको ईजिली समझ पाएंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से क्लियर करिएगा। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे होम, स्टे सेफ,